हेलो फाइटर्स, स्वागत है आपका इंग्लिश फाइटर चैनल्स पर। और आप देख रहे हैं आज का सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि हमारे एयरफोर्स, नेवी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सिंपल से ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, लेकिन कभी कभी इनमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि इनको कैसे याद करना, और आज हम आपको ऐसे याद कराएंगे कि आपको एक ही बार में ये सारे ईडियम फ्रेजेस लर्न हो जाएंगे। और बहुत ही सिंपल ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जो इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं से ट्रिक निकालेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे याद करना है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी से आपको आंसर निकलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेजेस है, लीव नो स्टोन अनटर्ड। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि लीव मतलब छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर, अनटर्ड जो पलट के ना देखा गया, मतलब ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है जिसको पलट के ना देखा गया हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट। साफ साफ समझ में आ रहा है, टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट। ओके, यानी कि हर संभव प्रयास किया गया, जो भी हो सकता है, जितनी भी कोशिशें हो सकती थी वो सब की गई। मतलब बार बार किसी पलट को, वो पत्थर को उलट पलट के देखना कि इसके नीचे कुछ है तो नहीं, तो हर पत्थर को चेक किया गया, हर चीज को उठा के देखा गया। लीव नो स्टोन अनटर्न। आई होप आपको ये पहला इडियम फ्रेज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। कीप एट एन आर्म्स लेंथ। कीप एट एन आर्म्स लेंथ, इससे ही देखो क्लियर हो रहा है। कीप मतलब रखना, दूर रखना, या रखना। आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर रखना। एक हाथ की दूरी पर रखना मतलब किसी चीज को दूर रखना। अब दूर रखना तो क्या हो सकता है, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या निकलेगी? इसकी इंग्लिश मीनिंग निकलेगी कीप डिस्टेंस। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी कीप डिस्टेंस। आपको क्लियर हो गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड इडियम फ्रेज है, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो, इससे भी एकदम क्लियर हो रहा है। एट अ स्टोन्स थ्रो, थ्रो मारते हैं ना, जैसे क्रिकेट में हम लोग खेलते हैं तो थ्रो मारते हैं, ऐसे बॉल को फेंक के थ्रो करते हैं, तो निशाना लगाना एक तरह से। तो पत्थर से निशाना लगा रहे हैं, मतलब किसी पत्थर से जब निशाना लगा रहे हैं तो कोई चीज़ बहुत ही हमारे करीब होगी, बहुत ही पास होगी। एट अ स्टोन्स थ्रो। आपको इसका बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम लोग पहले बचपन में एक खेल खेलते थे जिसका नाम होता था पिट्ठू, आपको शायद याद भी होगा। जैसे उसमें छोटे छोटे ऐसे स्टोन्स रखे रहते थे ऐसे, तो यहाँ पे हम लोग, एक लड़का खड़ा होता था या कोई भी, तो यहाँ से वो बॉल को फेंक के उसको गिराता था। तो वो इतने पास ही तो खड़ा होता था ना, एकदम से उसके पास में ही तो खड़ा होता था, बिल्कुल कीप एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही करीब, ताकि वो उसको आराम से गिरा सके। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि कोई चीज़ है वो बहुत ही पास है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्या होगा? वेरी नियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आगे कंटिन्यू रखिएगा, अभी देखते रहिए, ऐसी ऐसी बढ़िया ट्रिक्स मिलेंगी आपको। एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि वेरी नियर, वेरी नियर। ओके, अब हम देखते हैं हमारा फोर इडियम एंड फ्रेज क्या कह रहा है। एवरी डॉग हैज हिज डे। ये तो बहुत ही सिंपल है, इससे तो बिल्कुल ही आसान से क्लियर हो रहा है। क्या कह रहा है? एवरी डॉग हैज हिज डे। हर कुत्ते का अपना दिन, यानी कि हर किसी का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है। तो यहाँ से तो बिल्कुल ही सिंपल, ये तो आपने बहुत ही फिल्मों वगैरह में डायलॉग सुना भी होगा, हर कुत्ते का दिन आता है। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसका हम इंग्लिश मीनिंग क्या निकलेगा? गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून कम सूनर और लेटर। गुड फॉर्च्यून कम सूनर और लेटर, मतलब अच्छा समय या अच्छा भविष्य कह सकते हैं, कभी ना कभी, टाइम बे टाइम पे आता जरूर है। तो यानी कि हर कुत्ते का दिन आता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा इडियम फ्रेज है फिफ्थ नंबर, सी आई टू आई। सी आई टू आई, जैसे हम आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, तो क्या है ये? कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एग्री है उस चीज़ से। सी आई टू आई, हम किसी के आंखों में आंखें डाल के कब देखते हैं? जब हम उसके साथ एग्री होते हैं। तो टू एग्री, यहां से क्लियर हो गया बिल्कुल। टू एग्री, किसी चीज पर सहमत होना, किसी बात पर किसी के साथ अगर हम उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, इस इडियम फ्रेज का मतलब है टू एग्री, सी आई टू आई। नेक्स्ट हमारा सिक्स इडियम फ्रेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेल अ रैट।
स्मेल अ रैट। अब स्मेल मतलब सूंघना और रैट चूहे को सूंघना। अब भाई चूहे को क्यों सूंघेंगे, ऐसा क्या कर दिया उसने, तो कुछ तो होगा। तो इससे आप ट्रिक लगाइए कि हम चूहे को सूंघ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं जासूसी कर रहे हैं। उसको सूंघ क्यों रहे हैं, सूंघना किसका काम होता है, जासूसों का काम होता है। वो क्यों सूंघते, ताकि वो उसको जांच पड़ताल कर सके कि कोई चीज़ कैसे हुई, क्या कोई घटना इंसिडेंट कैसे हुआ है। तो हम उसको सूंघ रहे हैं, उससे पता लगा रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, क्यों सूंघ रहे हैं। हम ना कहीं सीबीआई बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू बी सस्पिशियस, संदेह में होना, डाउट है ना, तभी तो उसको चेक कर रहे हैं। टू बी सस्पिशियस। अब आता है हमारा सेवेंथ नंबर कहता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, यहां से भी एकदम क्लियर हो रहा है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका, या फिर स्ट्रॉ वो एक नली होती है पतली सी जिससे हम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं, तो वो भी स्ट्रॉ होती है। और एक तिनका वगैरह घास फूस का तिनका, वो भी स्ट्रॉ होती है। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब कोई व्यक्ति है जो स्ट्रॉ जैसा है ना, मतलब एक तिनके के बराबर है या एक नली के बराबर है, जो पीने वाली नली होती है उसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे उसका साफ साफ समझ में आ रहा है, मीन्स कि वो व्यक्ति कमज़ोर है। मैन ऑफ स्ट्रॉ वो तिनके जैसा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका हो गया वीक पर्सन। लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वीक पर्सन जो है वो फिजिकली वीक नहीं है, वो शरीर से सिंगल प्लाई नहीं है, ना सिंगल हड्डी नहीं है, लेकिन वो वीक पर्सन है। तो इसका मतलब हुआ कि वो कहीं ना कहीं मेंटली कमज़ोर है, वो थोड़ा बहुत डरता है। जैसे किसी ने उसको कोई काम बोला कि आपको ये करना है, तो आप उसको बोला कि आपको स्विमिंग करनी है, या कोई बहुत एडवेंचरस काम बोल दिया तो वो नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो गट्स नहीं है कि वो उस काम को अच्छे से कर सके, वो डरता है। तो वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है। वो रात में जाने से डरता है, पानी से डरता है, या किसी चीज़ से भी है, कोई भी दिक्कत है उसके साथ, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ वो बहुत कमज़ोर है, बट फिजिकली नहीं, बट वो मेंटली या फिर कह सकते हैं उसके अंदर गट्स नहीं है। ज़्यादा नहीं समझेंगे इस पर, इतना काफ़ी है। टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कप, ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एयरफोर्स नेवी एग्जाम्स में, इनमें तो बहुत ही बार पूछा गया है, और वैसे भी ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल सी इडियम फ्रेजेस हैं, अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा लगेगा लास्ट में। तो टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कप, अब फीदर जोड़ना इन अ कैप, किसी की कैप में फीदर लग जाना, पंख लग जाना। आपने देखा होगा एनसीसी वगैरह, किसी ने अगर कोई जानता हो एनसीसी के बारे में, तो उसमें क्या होता है, एक कैप होती है उसमें फीदर लगा होता है। जैसे डिफेंस में भी कई सारी कैप्स होती है, उनमें फीदर लगा होता है, रेड ब्लू ऐसे पंख लगे होते हैं। तो अगर वो उसकी कैप में लगे, अगर एक लगा है, मान लो कुछ दिनों बाद कुछ अच्छा काम किया उसने, कुछ भी हुआ, प्रमोट हो गया बंदा, तो उसके वो जो फीदर है वो अगर एक और बढ़ गया, टू ऐड, एक और फीदर ऐड हो गया, एक पंख और लग गया उसकी कैप में, तो कहीं ना कहीं क्या क्या इंडिकेट कर रहा है ये इडियम फ्रेज, क्या इंडिकेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रमोट हो गया, उसे सक्सेस मिली है, वो किसी अपने काम में सक्सेस हुआ है, तभी तो उसे कहीं ना कहीं एक फीदर ऐड किया है। जैसे हम लोग स्टार्स बढ़ जाते हैं, बैच बढ़ जाते हैं, तो ये प्रमोशन को डिनोट करते हैं ना। तो ऐसा ही इसका भी उसी से रिलेशन है। तो हम समझेंगे टू ऐड अ न्यू फीदर इन अ वंस कैप, किसी की कैप में नया फीदर जुड़ जाना, यानी कि मीन्स हुआ हमारा एडिशनल सक्सेस। ओके, एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, टू टेक समवन अंडर वंस बिंग, टू टेक समवन अंडर वंस बिंग। अब किसी को अपने बिंग्स के नीचे ले लेना, अपने बिंग्स में समाहित कर लेना, ऐसे पंख फैलाए उसमें उसके अंडर ले लिया। इससे क्या समझ में आ रहा है, आप सोच के देखिए, कोई पक्षी है, बड़ा पक्षी है, छोटा पक्षी है, वो ऐसे बिंग्स फैलाए, उसने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को या किसी को भी ऐसे पंख की ओट में ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है, टू टेक समवन अंडर वंस बिंग्स, अपने पंखों के अंदर ले लेना। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है ना, उसको शेल्टर दे रहा है, उसको पनाह दे रहा है कि अब उसका उसके ऊपर हाथ हो गया, अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसकी गारंटी है,
वो नहीं ले रहा है यहाँ पे, ये गारंटी है या नहीं है, लेकिन इतना क्लियर हो रहा है कि वो उसको पनाह दे रहा है, कहीं ना कहीं शेल्टर दे रहा है। गिव शेल्टर और प्रोटेक्शन, है ना। तो गिव शेल्टर और प्रोटेक्शन, वो या तो शेल्टर दे रहा है या उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। अब लास्ट एक और हमारा इडियम फ्रेज है, मनी अंडर द टेबल। अब टेबल के अंडर मनी, टेबल के नीचे से मनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई मतलब छुपके से मनी दे रहा है ना। तो कोई मनी को चुपचाप दे रहा है, सामने से क्यों नहीं दे रहा है। तो कोई भी मनी होता है, रुपया पैसा होता है, वो चुपके से क्यों दिया जा रहा है किसी को, कहीं ना कहीं वो रिश्वत है ना, तभी तो उसको मनी अंडर द टेबल दी जा रही। कोई ऑफिसर बैठा उसके सामने, आपका कोई काम था, आपने ज़रूरत थी तो आप ऊपर से दे देते, सामने दे देते सबके सामने, बट आप उसको मनी अंडर द टेबल दे रहे हैं, टेबल के नीचे से दे रहे हैं हाथ बढ़ा के कि लीजिए भाई रुपए रख लीजिए ये। तो वो क्या शो करा रहा है, वो उसको रिश्वत दे रहा है, यानी कि ब्राइब। ये ब्राइब लेना भी देना भी, जैसे अगर कोई ऑफिसर ले रहा है तो ही इज टेकिंग मनी अंडर द टेबल, यानी कि वो मनी अंडर द टेबल ले रहा है, यानी कि वो ब्राइब ले रहा है। और ये भी कह सकते हैं ही इज गिविंग मनी अंडर द टेबल। ओके, तो दोनों सेंस में चलेगा ये, रिश्वत लेना रिश्वत देना, बट मेन जो सेंस है इसका वो ब्राइब है, रिश्वत। हाँ, इसका एक और इडियम फ्रेज पूछा जाता है, बिल्कुल सिमिलर है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो है ग्रीस द पाम। अब पाम मतलब हथेली, हथेली पे ग्रीस लगाना। ग्रीस तो आप लोग जानते हैं बहुत ऑयली होता है, जो हम लोग कार्स वगैरह गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं। तो ग्रीस द पाम, तो पाम को, उसकी हथेली को हाथ चिकने कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ, ये भी सेंस वहीं जा रहा, मक्खन लगा रहा है एक तरह से। तो हाथ चिकने कर रहा है, ग्रीस कर रहा है पाम को, यानी कि ब्राइब, इसका भी सेंस इसी में जाता है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर इडियम फ्रेज है कि लॉयंस शेयर। इससे आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल सा इडियम फ्रेज है, लॉयंस शेयर, यानी कि शेर का हिस्सा। जो शेर के हिस्से में आएगा वो कुछ बड़ा ही होगा, खाने पीने का जो भी कुछ भी होगा उसका जो हिस्सा होगा वो बड़ा ही होगा। लॉयन का हिस्सा है भाई, किंग का हिस्सा है, तो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका सिंपल सा फ्रेज हो जाएगा अ मेजर पार्ट। तो यहाँ से क्लियर हो गया। जैसे आप पिज्ज़ा खा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई विल ईट लॉयंस शेयर, मैं लॉयंस शेयर खाऊंगा, यानी कि मैं मेजर पार्ट खाऊंगा, बड़ा वाला पार्ट खाऊंगा। अ रेड रैग टू अ बुल। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, अ रेड रैग टू अ बुल। अब यहाँ से देखिए आप सेंटेंस से, अ रेड रैग, रेड मतलब लाल, रैग एक कपड़ा, फटा सा कपड़ा, चिथड़ा जिसे बोल सकते हैं, और टू अ बुल। अब बुल को, बैल को या सांड को आप रेड रैग, लाल कपड़ा दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप उसे क्या कर रहे हैं, लाल कपड़ा देखकर या कोई भी लाल चीज़ देखकर वो उकसा जाता है ना एकदम। तो क्या हो जाएगा इसका, टू प्रोवोक समवन, किसी को उकसाना, टू प्रोवोक समवन, टू प्रोवोक समवन, इसका ये हो गया। नेक्स्ट हमारा 13, अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है घास में सांप बैठा है, तो मतलब छुपा हुआ एनिमी बैठा है, कहीं ना कहीं उससे हमें खतरा है। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा सीक्रेट एनिमी। सीक्रेट एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, अ स्नेक इन द ग्रास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 14 नंबर क्या, द एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, ये आपने एक सुना होगा, हिंदी में मुहावरा है जिसे हम आंखों का तारा कहते हैं, ये वही है, एप्पल ऑफ वंस आई, आंख का तारा। तो आंख का तारा बहुत प्यारा, किसी की आंख का एप्पल होना, एप्पल तो वैसे ही महंगा रहता है, तो जाहिर सी बात है बहुत प्यारा, तो वेरी डियर, वेरी डियर। ओके, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर, रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के बीचों बीच पर पढ़ना, यहाँ लिखा कुछ, यहाँ लिखा हुआ, आप यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रीड बिटवीन द लाइन्स, आप किसी चीज़ को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग।
टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, उसकी में जो छुपा हुआ अर्थ है ना उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। टू थ्रो कोल्ड वाटर, अब भाई किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देना, नॉर्मल वाटर नहीं, कोल्ड वाटर। तो किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक दोगे तो वैसे ही नॉर्मल अगर आप फेंक दोगे ना उसके ऊपर ठंडा पानी, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो एकदम से आदमी सिटपिटा जाएगा, वो डिस्करेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका सारा करेज डाउन हो जाएगा। तो टू थ्रो कोल्ड वाटर, आपने किसी के ऊपर कोल्ड वाटर फेंक दिया तो क्या होगा, टू डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना। टू डिस्करेज। ओके, नेक्स्ट हमारा 70 नंबर, टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड फैलना, वाइल्ड फायर जंगल की आग, लाइक जैसे, तो जंगल की आग की तरह फैलना, सिंपल है बिल्कुल, जंगल की आग की तरह फैलना क्या हो जाएगा, स्प्रेड क्विकली, बहुत तेजी से फैलना। किसी को कोई बात बता दो और उसने उसको कैसे फैला दिया, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो उसने सभी में फैला दिया, बहुत जल्दी सबको बता दिया। टू कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना। अब अंधेरे में रखने की क्या ज़रूरत है ना, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई, या ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात है या चीज़ है जो आप अंधेरे में रख रहे हैं, तो कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा तभी तो आप उसको अंधेरे में रख रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, टू हाइड सम इम्पॉर्टेंट थिंग। टू हाइड सम इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी इम्पॉर्टेंट थिंग को छुपा कर रखना, टू हाइड सम इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि टू कीप इन द डार्क। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर है, टू हिट द नेल। नेल कील भी होती है और नाखून भी होती है। इसके आपको दो ट्रिक बताऊंगा और दोनों से समझना। पहली तो ये हो गई कि सिर पे कील ठोक देना। अब सिर पे कील ठोक देना मतलब एकदम सटीक काम करना, बिल्कुल निशाना लगाना उस पर, तो हो जाएगा टू डू और से एग्जैक्टली राइट थिंग। और इसका दूसरा सेंस ये भी है कि हिट द नेल, जैसे आप यहाँ से समझिए, टू डू और से एग्जैक्टली राइट थिंग, कोई चीज़ एग्जैक्टली करना या कहना, एकदम सटीक बात कहना या फिर सही काम करना, एकदम जो ज़रूरत है उसके मुताबिक। तो पहला तो हो गया कि सिर पे कील ठोक देना, और दूसरा आपका ये हो जाएगा, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कुछ आइडिया आता है, बहुत देर से सोच रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, तो क्या होगा, तो एकदम से ऐसे करता है, अरे हाँ आइडिया आ गया। तो ऐसे ये नेल है, इसको भी मैच कर सकते हैं, ये नेल हमारे होते हैं। नेल को आपने हेड पे हिट किया, टू हिट द नेल, टू हिट द नेल ऑन द हेड होगा, इसका पूरा नहीं लिखा, टू हिट द नेल ऑन हेड, ठीक है, ये उसका हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर, इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आग में घी डालना, आग में ईंधन डालना। तो आग को बढ़ाने का मतलब हुआ हमारा, उसको भड़काना और ज़्यादा काम को बिगाड़ना, बात को बदतर बनाना। टू वर्स द मैटर, टू वर्स द मैटर, बात को बढ़ाना या बिगाड़ना। टू ऐड फ्यूल टू फायर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये 20 इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछे जाते हैं, नॉर्मली हैं। और इनकी ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल इंग्लिश फाइटर को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।